तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो अब आप सब लोग क्लास 9th में आ चुके हैं। क्लास 8 में आप सब ने मेरे साथ पढ़ाई करी। आई होप आप ये बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th। तो हम साइंस से स्टार्ट करते हैं। आज हम इसका चैप्टर नंबर 1 करेंगे, मैटर इन आर सराउंडिंग्स। ठीक है। सो मैटर, जो भी मैटर है, जो भी चीज़ें हैं हमारी सराउंडिंग्स में, उनके बारे में हम इसे आज पढ़ेंगे। चलो, as we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes, and textures. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. तो जो हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर ही हैं, और साइंटिस्ट ने उनको क्या कह दिया है, मैटर। मतलब जो भी चीज़ें बनी है हमारी दुनिया में, जो हमको दिख रही है, टेबल, चेयर, पंखा, हमारा खाना, सब चीज़ें क्या है, मैटर। The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter। मतलब जो भी चीज़ है हमारी सराउंडिंग में, हर चीज़ क्या है, मैटर। चाहे वो पत्थर है, चाहे वो खाना है जो हम खा रहे हैं, एयर जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, पानी है, हर चीज़ क्या है बेटा, मैटर। यहाँ से पढ़ रहे हैं हम, वी कैन ऑल्सो सी as we look around that all the things mentioned above occupy space and has mass। तो मैटर की सबसे खास पॉइंट क्या होती है कि एनीथिंग, ये इसकी डेफिनेशन आ गई, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। उसको हम क्या कहते हैं, मैटर। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। तो जो मैटर है उसके पास क्या है, मास भी है और वॉल्यूम भी है। सिंस अर्ली टाइम्स human beings have been trying to understand their surroundings. Every Indian philosopher classified matter in the form of 5 basic elements, the पंच तत्व। तो जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स रहे हैं उन्होंने मैटर को ना 5 चीज़ों में, 5 एलिमेंट्स में जो है वो क्लासीफाई कर दिया है। क्या 5 तत्व आपको पता है ना, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, जिनसे हम बने हैं। एयर का मतलब आपको वायु, अर्थ का मतलब पृथ्वी, फायर का मतलब अग्नि, स्काई का मतलब आकाश एंड वाटर का मतलब पानी। ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं, तो पंच तत्व। और ऊपर जो मैटर की डेफिनेशन थी ना, ये वाली, एवरीथिंग इज अ मैटर। ठीक है, जो भी है ये वाली डेफिनेशन जो है आपकी, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, एंड इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। तो ये 3 लाइन आप अंडरलाइन कर लो, और साथ में ये भी अंडरलाइन कर लो, एयर, अर्थ, स्काई, जो पंच तत्व है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू देम लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। चाहे लिविंग बींग्स हैं चाहे नॉन लिविंग बींग्स हैं, ये 5 तत्व सबके अंदर हैं, सब इन्हीं से बने हैं। मॉडर्न डे साइंटिस्ट, यहाँ से स्टार्ट है, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। तो आजकल जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो मैटर की क्लासिफिकेशन है वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल नेचर के ऊपर डिपेंड करके की है। भाई कोई हार्ड है, सॉफ्ट है, उस टाइप से, और केमिकली उनका क्या कॉम्पोजिशन है, उस टाइप से उनको उसको क्लासीफाई किया। हम आगे जाके पढ़ेंगे इस चैप्टर में। In this chapter, we shall learn about the matter based on its physical properties. Chemical aspect of matter will be taken up in the subsequent chapters. तो अभी हम 9th क्लास में आ गए हैं, तो अब हम हर चीज़ के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो अभी आप अपनी बुक साथ में खोल के बैठेंगे ना, तो आसानी हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। फिजिकल नेचर का मतलब मैटर किस चीज़ से बना हुआ है। अगर आपकी जो चेयर है वो किस से बनी है, लकड़ी से बनी है, इस टाइप से फिजिकल नेचर हो गई। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter is to be the continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particle like sand. अब उस टाइम पे 2 चीज़ें आई सामने। क्या 2 थ्योरीज आई। एक तो थ्योरी ने बोला कि जो मैटर है ना वो एक कंटिन्यूस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, वो पूरा पूरा एक लॉग है, जैसे वुड होती है, पूरा एक ही ब्लॉक है उसका, है ना, पूरा एक ही चीज़ से बना हुआ है मैटर, एक बड़ा सा पत्थर टाइप समझ लो। लेकिन दूसरी थ्योरी ने क्या बोला, नहीं, जो मैटर है ना वो सैंड जैसे छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। राइट, बस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ द मैटर, इज इट कंटिन्यूअस और पर्टिकुलेट। अब हम देखेंगे एक एक्टिविटी करके कि जो हमारा मैटर है वो कंटिन्यूअस है लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, या फिर वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक 100 ml का बीकर लेंगे, उसको आप हाफ बीकर को जो है वाटर से भर देंगे और उसके अंदर लेवल मार्क कर दो। उसके अंदर आप थोड़ा सा सॉल्ट या शुगर डिजोल्व करो विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। मीन्स उस पानी के अंदर आप सॉल्ट डाल दो और उसको फिर स्टर कर दो।
ऑब्जर्व एनी चेंज इन द वाटर लेवल। अब ऑब्जर्व करो कि चेंज वाटर लेवल में हुआ है। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट? तो आपको क्या लगता है सॉल्ट को क्या हुआ होगा? वेयर डज इट डिसअपियर? डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? ये सारे हमारे सामने अब क्वेश्चंस आए हैं कि जब हम सॉल्ट को पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो उसमें क्या होगा। तो अब जब हमने सॉल्ट डिज़ोल्व किया, ये देखो ये हमारी फिगर है, इसमें हमने यहाँ पे सॉल्ट डिज़ोल्व किया, ठीक है। तो वाटर है, इसके अंदर सॉल्ट डाला, स्टर किया, उसको हिलाया, तो वाटर एंड सॉल्ट जाके मिक्स हो गए। तो जो सॉल्ट के आपको येलो कलर के पार्टिकल्स दिख रहे हैं इसके अंदर, इसमें क्या हुआ, ये जो पानी के पार्टिकल्स थे, यहाँ पे आपको वाटर दिख रहा है, इसके अंदर खाली स्पेस दिख रही है, तो पानी के जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर जाके जो खाली स्पेस मिली, सॉल्ट वहाँ जाके डिज़ोल्व हो गया। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है और वाटर का लेवल कुछ भी राइज नहीं होगा, क्योंकि जो सॉल्ट है वो उसकी स्पेसेस में जाके चला गया, राइट, उसने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली। So when we dissolve salt in the water, these particles of salt get into the spaces between the particles of the water. तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो हमारा मैटर है, एक तो वो छोटे पार्टिकल से बना हुआ है और दूसरा वो स्पेसेस में जाके फिट हो जाता है ना। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर? कितने छोटे हैं ये मैटर के पार्टिकल्स? लेट्स सी ना। टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिसॉल्व देम इन द 100 ml ऑफ वाटर। अब आपको पता है पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट होता है जिससे आप छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं उसके, डार्क पर्पल क्रिम्सन कलर के, और जब आप उसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं ना तो वो पूरे पानी को लाल कर देता है, लाल कलर का कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपके पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं उसके एक एक क्रिस्टल के अंदर बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो कि अपने आप को पूरे पानी में स्प्रेड कर देते हैं और पूरे पानी का कलर चेंज कर देते हैं। Take out approximately 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clear water. अब आपको पोटेशियम परमैंगनेट लिया और आपने उसको 90 ml वाटर में लगा दिया। Take out 10 ml of this solution and put it into another 90 ml of clear water. इस जो सॉल्यूशन आपका बना पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर का, उस सॉल्यूशन को थोड़ा सा लो 10 ml और उसको 90 ml ऑफ क्लियर वाटर में फिर से डाल दो। Keep diluting the solution like दिस 5 to 8 टाइम्स। तो इस प्रक्रिया को आप 5 से 8 टाइम तक दोहराएं। इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड? ये देखो, ये आपने 100 ml ऑफ वाटर लिया, उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स डाल दिए, पूरा वाटर रेड हो गया। अब आपने इस पानी में से 10 ml पानी लिया, देखो इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर, और फिर उसको क्लियर वाटर में डाल दिया। तो धीरे धीरे क्या होगा, पानी का कलर जो है वो लाइटर होता जाएगा, हल्का होता जाएगा, राइट, क्योंकि आप डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को ही वापस बार बार डालकर उसको मिक्स कर रहे हो। Now, estimating how are these particles of matter? With every dilution, though the color becomes light, it is still visible. तो हर डाइल्यूशन के साथ कलर तो हल्का हो रहा है लेकिन फिर भी वो स्टिल विजिबल है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या समझता है बेटा? दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर्स। तो 1000 लीटर्स तक वाटर को कलर करने की हिम्मत रखती है जो छोटा सा आपका पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स हैं। आपने होली का कलर देखा होगा, आप थोड़ा सा कलर मिलाते हैं पूरी बकेट के अंदर, पूरा बकेट का पानी जो होता है वो कलरफुल हो जाता है। So we conclude that there must be million of tiny particles in just one crystal. तो इससे हमें समझ में आता है कि ये आप अंडरलाइन कर लो, that there must be million of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keeps on dividing themselves into smaller and smaller particles. तो एक पूरा क्रिस्टल है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मल्टीपल क्रिस्टल्स हैं जो कि अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं और आपके पानी को उन्होंने कलर कर दिया। The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on the repeated dilution. Dettol की स्मेल आपने देखी है, जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, जो बॉटल में होता है, जब आप उसको मिक्स करेंगे ना पानी के साथ तो भी आपको डेटॉल की स्मेल महसूस होने लगेगी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी छोटे से उसके डेटॉल के छोटे से टाइनी कण के अंदर बहुत सारे होते हैं जो कि डिजॉल्व हो जाते हैं। ये आपकी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इसको आप मार्क कर लो इंपॉर्टेंट। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। वो इतने छोटे हैं ना, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो अब पार्टिकल्स समझ में आ गया हमको, मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। अब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं?
पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके अंदर स्पेस है। ये तो हमें समझ में आ गया, पानी हमने देखा उसके अंदर स्पेस थी जहाँ जाके शुगर और सॉल्ट के क्रिस्टल जाके डिजॉल्व हो जाते हैं। In activity 1.1 and 1.2, we saw that particles of sugar, salt, Dettol, or potassium permanganate get evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee, or lemonade, जैसे नींबू पानी, particles of one type of matter get into the space between the particle of the other. This shows that there is enough space between the particle of matter. तो सबसे पहले हमें समझ में आ गया कैरेक्टर 6 में पहला कैरेक्टर 6 आया कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके अंदर स्पेस है। तो बेटा ये आपका पहला पॉइंट हो गया। इसमें आप ये भी मार्क कर दो कि जब आप टी और कॉफ़ी बनाते हो तो जो पार्टिकल्स हैं वन टाइप ऑफ मैटर वो स्पेसेस के बीच में चले जाते हैं। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। ये चारों लाइनें आप अंडरलाइन कर लो। ठीक, तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। ये आपके ना पॉइंट्स हैं बेटा, ठीक है। जो अब कोई आपसे पूछेगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, तो पहला आपने वो बता दिया, दूसरा आपने हेडिंग्स लर्न करनी है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूस मूविंग, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ठीक है, मोशन में है। ये कैसे पता चलेगा? पुट अ अनलिट इंसेंस स्टिक इन द कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हाउ क्लोज यू हैव टू गो नियर इट टू गेट इट स्मेल। इंसेंस स्टिक क्या होती है? जो आपके घर में अगरबत्ती होती है, उसको जला दो और एक कोने में रख दो क्लास के अपनी। अब आप देखोगे थोड़े टाइम में ही ना पूरी क्लास के अंदर जो है वो आपको स्मेल आने लगेगी उसकी, इंसेंस स्टिक की। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपने पूरी क्लास के अंदर उसको फैला दिया या आप उसके पास पास जाके उसको सूंघ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। नाउ लाइट इन इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपन्स? डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस? बिल्कुल, आपको एक डिस्टेंस पे बैठ के ही उसकी स्मेल आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? आप तो उस अगरबत्ती के पास नहीं गए उसे सूंघने, अगरबत्ती का धुआं जो था वो ही आपके पास आया और वो आपकी नाक तक पहुंचा। इसका मतलब उसके पार्टिकल मूव कर रहे हैं, हवा के अंदर मिक्स हो रहे हैं। ना रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करो। अब हम करते हैं एक्टिविटी में नेक्स्ट एक्टिविटी। इससे आपको समझ में आ गया कि इंसेंस स्टिक के जो पार्टिकल थे वो खुद ही मूव कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तभी वो हवा के अंदर पूरे डिजॉल्व हो गए और आपको उसकी खुशबू आ गई। अब नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? टेक 2 ग्लास या बीकर्स फिल्ड विद द वाटर। आपको 2 ग्लास लेने हैं या बीकर लेने हैं फिल्ड विद वाटर। सेकेंड पॉइंट, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलॉन्ग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। आपने 2 बीकर लिए, पहले के अंदर तो आपने डाल दिया कोई भी इंक, ब्लू या रेड कलर की इंक ले लो और साइड से बीकर के अंदर डाल दो। दूसरे बीकर के अंदर आपको साइड से हनी डालना है, शहद डालना है। लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन द कॉर्नर ऑफ द क्लास। उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप? जैसे आपने इंक ड्रॉप ऐड करी, आपको क्या महसूस हुआ? वो जो इंक ड्रॉप है वो धीरे धीरे पानी के अंदर स्प्रेड करने लगी। आपका एक तरफ आपने डाली थी लेकिन वो पूरे पानी के अंदर जाने लगी। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पार्टिकल जो थे वो मूव कर रहे थे और वो जाके दूसरी पानी की स्पेसिस के अंदर अपने आप को एकोमोडेट कर रहे थे। यही मतलब हुआ ना इसका। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द ड्रॉप ऑफ हनी? हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ द इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर? तो आवर्स या डेज तो नहीं लगेंगे, कुछ ही मिनटों का काम है, पूरा का पूरा जो वो है स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? इन सब के रिजल्ट मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है, एक साथ। ना ड्रॉप a crystal of copper sulfate or potassium permanganate into a glass of hot water and another containing cold water. अब आपको क्या करना है? अब आपको फिर से एक एक्टिविटी करनी है जिसके अंदर आप कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल लेंगे और पोटेशियम परमैंगनेट का लेंगे और एक पानी जो है ग्लास में आप गर्म लेंगे, एक में ठंडा लेंगे। डू नॉट स्टर द सॉल्यूशन। आपको उस सॉल्यूशन को मिक्स नहीं करना है क्योंकि अगर आप स्टर करेंगे तो वो जल्दी जल्दी मिक्स हो जाएगा, वो नहीं करना है आपको। अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम। अब आपको क्रिस्टल्स को अलाउ करना है कि वो बॉटम पे सेटल हो जाए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास? What happens as the time passes? What does this suggest about the particle of solid and liquid? Does the rate of mixing change with the temperature? Why and how? अब देखो बेटा, अब आपने जिस ग्लास के अंदर हॉट वाटर लिया था
तो उसके अंदर जब आपने पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो वो जल्दी मिक्स होगा या कोल्ड वाटर वाला? डेफिनेटली जिसमें गर्म पानी है वो मिक्स होगा। क्यों होगा? अब जब आप गर्म करते हैं पानी को तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, ठीक है, वो फास्ट मूव करने लगते हैं। तो जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा उतनी ही फास्ट वो अपने अंदर चीज़ों को डिसॉल्व करेंगे। इसी तरीके से आपने शुगर सॉल्यूशन देखा होगा, अगर आप ठंडे पानी में शुगर मिक्स करने की कोशिश करते हैं नींबू पानी बनाने के लिए तो वो जो है नींबू पानी हमारा देर से बनता है। वहीं अगर आप गर्म करके पानी को उसमें चीनी मिक्स करोगे तो आपका नींबू पानी आसानी से बन जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो पार्टिकल जितना ज़्यादा मूव करेंगे उतनी जल्दी उसके अंदर मिक्सिंग होगी। और पार्टिकल्स तो वैसे भी कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो कोल्ड वाटर में देर से होगी, हॉट वाटर में तेज़ मोशन है तो उसमें जल्दी से हो जाएगी। तो ये जो हमने दोनों एक्टिविटी करी उससे हमने क्या कंक्लूड किया? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कंटिन्यूसली मूविंग है इसलिए उनके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी मतलब जो मूवमेंट देती है, मोशन कराती है। एज द टेम्परेचर राइजेज द पार्टिकल मूव फास्टर, टेम्परेचर इंक्रीज किया और वो फास्ट मूव करने लग गए। सो वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेज। तो जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो गई। In the above three activity, we observe that the particles of the matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the spaces between the particle. अभी हमने करा था कि मिक्स कैसे हो जाते हैं, जो खाली स्पेस मिलती है उसके अंदर जाके घुस गए और मिक्स हो गए। This intermixing of the particle of two different type of matter on their own is called diffusion. तो ये जो इंटरमिक्सिंग हो रही है ना, ये डिफ्यूजन की डेफिनेशन भी है ये एक तरीके से, उसको लर्न कर लेना। द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो वो खुद ही जो मिक्स हो रहे हैं ना उसे डिफ्यूजन कहते हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व डेट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। वाई डज दिस हैपन? अब वो कह रहे हैं जब हम हीट करते हैं तो डिफ्यूजन जो है वो फास्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? वही उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, मूव करने लगते हैं। ठीक है, ये आपके दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया अब हमने। अब हम पढ़ेंगे तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, तीसरी प्रॉपर्टी आ गई, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी है। बेटा सारी प्रॉपर्टीज़ बाय हार्ट होनी चाहिए आपको, ये आती ही हैं एग्जाम में पूछने के लिए किसी ना किसी फॉर्म में। अच्छा, अब पार्टिकल ऑफ मैटर एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, ये कैसे हम प्रूव करेंगे? प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। तब आपको एक गेम जाके अपने ग्राउंड में खेलना है स्कूल के। आप 4 ग्रुप बना लो और जैसे चेन वाला गेम खेलते हैं ना, सब लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ के खड़े हो जाओ। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक द आर्म्स लाइक इदू मिशमी डांसर्स। अच्छा, ये कौन से डांसर्स हैं भाई? ये देखो इस तरीके से वो कह रहे हैं आपको ऐसे खड़े हो जाना है और एक दूसरे के हाथ जो है ना पीछे से पकड़ के, देखो ये इधर से एक हाथ जा रहा है आंटी का इधर और इस वाली का इधर से जा रहा है, तो इन दोनों को यहाँ पे लॉक हो गया है ना। तो इस तरीके से आपको सबके हाथ पकड़ लेने हैं। ओके, सेकेंड ग्रुप को क्या करना है? द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड द हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। नॉर्मल आप हाथ पकड़ लो एक दूसरे के और उससे एक चेन बना लो। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स। तो अब जो तीसरा ग्रुप है ना, उनको सिर्फ अपनी जो आपकी उंगलियों की टिप्स है ना उनसे टच करना है। ठीक है, नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन 1 by 1 into as many groups as possible। अब आपको क्या करना है? जो फोर्थ ग्रुप है उसको चेन नहीं बनानी, उसको जो 3 चेन्स बनी हुई हैं उनको तोड़ना है। विच ग्रुप वॉज ईजीएस्ट टू ब्रेक? अच्छा, ये तो कोई भी छोटा बच्चा बता देगा कि कौन सा ग्रुप जो है सबसे आसान है तोड़ना। तो भाई जिन लोगों ने सिर्फ फिंगर टिप से अपने आप को जोड़ रखा है वो सबसे आसान होगा तोड़ना, राइट। उन्होंने तो खाली अपनी फिंगर टिप्स चिपकाई हैं, सबसे आसानी से वो टूट जाएगा। सेकंड नंबर पे वो टूटेगा जिन्होंने अपने हाथ जोड़े हुए हैं, हाथ से पकड़ा हुआ है। लेकिन सबसे मुश्किल कहाँ होगा ग्रुप को तोड़ना? जहाँ उन्होंने इंटरलॉकिंग करी है। वो जो डांसर्स वाला पहला ग्रुप था ना, सबसे मुश्किल वहाँ होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो सारे के सारे लोग हैं वो इंटरलॉक्ड हैं, उन्होंने आपस में अट्रैक्शन उनकी बहुत ज़्यादा है, वो आपस में ज़्यादा चिपके हुए हैं, इसलिए उन्हें तोड़ना मुश्किल है। सो इफ़ यू कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, तो यहाँ हमने स्टूडेंट्स को पार्टिकल ऑफ मैटर की तरह कंसिडर किया है। देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स, हमने आपको बता दिया किस पे लगेगी, क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम अट्रैक्शन है।
ओके, तो वो फर्स्ट ग्रुप को तोड़ने में बहुत मेहनत लगेगी। अब हम सेकेंड एक्टिविटी करते हैं, फिर इन सबके कंक्लूजन हम लास्ट में पढ़ेंगे। टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ द चॉक एंड अ रबर बैंड। एक कील ले लो, एक चॉक ले लो और एक रबर बैंड ले लो। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। अब कील को तोड़ने की कोशिश करो जो लोहे की होती है, चॉक को तोड़ो या रबर बैंड को तोड़ो। इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंसेज डू यू थिंक द पार्टिकल्स कैन बी हेल्ड टुगेदर विद द ग्रेटर फोर्स? तो डेफिनेटली जो आपका आयरन नेल है ना, जो आपका लोहे का बना है, उसके अंदर पार्टिकल्स का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और उस को तोड़ने में आपकी जान चली जाएगी, लेकिन आप कैसे तोड़ेंगे पता नहीं। चलो अब हम करेंगे एक्टिविटी 1.8। टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द surface of the water with your fingers. Were you able to cut the surface of the water? What could be the reason behind the surface of water remaining together? अब आप पानी को काटने की कोशिश करो। क्या आप पानी को काट सकते हो? नहीं काट सकते। आप काटने की कोशिश करोगे, पानी फिर से वहीं पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पानी है उसकी जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस हैं वो सॉलिड से कम हैं, लेकिन वो गैसेस से थोड़ी ज़्यादा हैं। तो पानी जो है वो फ्लो करता है, वो बहता है, इसलिए हम पानी को कट नहीं कर सकते। ठीक है। नाउ द अबव 3 एक्टिविटीज सजेस्ट दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। तो जो पार्टिकल ऑफ मैटर है ना, उसके अंदर एक फोर्स है कोई, तो सो दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स है ये वेरी करती है। तो आपने बचपन में भी पढ़ा था, बचपन मतलब 6th 7th 8th ग्रेड में पढ़ा है कि जो सॉलिड होते हैं उसके अंदर मैक्सिमम इंटर पार्टिकल फोर्स होती है, इसलिए वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जो लिक्विड होते हैं उनके अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्स होती है वो सॉलिड से कम होती है, लेकिन गैसेस से ज़्यादा होती है, इसलिए लिक्विड फ्लो करते हैं। तीसरा, जो गैसेस होती हैं उनके अंदर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बिल्कुल ज़ीरो होता है, स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो गैसेस हैं वो डिफ्यूज़ करती हैं, वो हवा में ही इधर उधर घूमती रहती हैं। चलो अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? कौन कौन सी चीज़ें इसमें से मैटर हैं? चेयर, हाँ चेयर मैटर है। एयर भी मैटर है। लव एक फीलिंग है, इट इज़ नॉट अ मैटर। स्मेल जो है ये भी एक फीलिंग है, राइट? अगर स्मेल ऑफ परफ्यूम हम कह रहे हैं या स्मेल ऑफ कोई और चीज़ कह रहे हैं तो वो मैटर हो जाएगी। हेट एक इमोशन है, ये भी मैटर नहीं है। आलमंड्स मीन्स बादाम, डेफिनेटली वो मैटर है। थॉट, ये भी आप सिर्फ सोच रहे हैं तो ये भी मैटर नहीं है। कोल्ड जो है ये भी एक फीलिंग है, ये भी मैटर नहीं है। लेमन वाटर, हाँ लेमन वाटर मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम ये भी मैटर है। सेकेंड क्वेश्चन आपका आता है, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट क्या है? द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। तो जो हॉट फूड है उसकी स्मेल जो है आपको दूर से आ जाती है। आप स्कूल से घर आते हैं, आप कहते हैं मम्मी आज क्या बनाया है? मैगी, मम्मी पास्ता, उसकी स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि जो हॉट पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। जब आप उसको हीट करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है और वो पार्टिकल्स फास्ट मूव करना शुरू कर देते हैं। तो वो डायरेक्टली जब फास्ट मूव करेंगे तो स्प्रेड भी बहुत फास्ट हो जाएंगे, इसलिए वो आपके नाक तक दूर से ही पहुँच जाते हैं। लेकिन जो कोल्ड फूड, ठंडा फूड होता है, उसके अंदर पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी कम होती है, जिसकी वजह से आपको स्मेल नहीं आ पाती। थर्ड क्वेश्चन आया, अ ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? अब एक डाइवर है जो पानी में गोते लगाते हैं, वो पानी को चीरता हुआ स्विमिंग पूल में आगे चला जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो इंटर पार्टिकल फोर्स है पानी की वो कम है, अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स में वो कम है, इसीलिए वो उनको सेपरेट करके आगे जा पा रहा है। ठीक है, सॉलिड में आप डाइव नहीं कर सकते, आपका सर ही फूट जाएगा क्योंकि उसके अंदर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर? तो अभी हमने वही पढ़ा इतनी देर से। 4 होते हैं क्या? सबसे पहला उनके अंदर अट्रैक्शन होता है, वो आपस में जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। तीसरा क्या है? दे आर इन कंटिन्यूस मोशन। एंड चौथा क्या है? बताओ क्या है, किसी को याद है? ये देखो, ये हमने जो सारी हेडिंग्स की थी ना बेटा, बस वही कर लेना, बाकी सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो ये चारों की चारों हेडिंग्स आप कर लोगे। ये देखो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। ठीक है, ये सब आंसर्स मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स मतलब मैटर किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट्स हमें पता हैं।
ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स? वी कैन सी डैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। बिल्कुल सही बात है, 3 स्टेट्स में मिलता है, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस। दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। तो ये किस लिए होता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो आपस में उनकी अट्रैक्शन कितनी है, बॉन्डिंग कितनी है, स्पेस कितनी है, उस हिसाब से वो सॉलिड, लिक्विड या गैस बनते हैं। Now let us study about the properties of the 3 states of matter in detail। तो ये आप उस क्लास 8 में भी करके आए होंगे, तो इसे पढ़ने में हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। पहले सॉलिड स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, बुक, नीडल, अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। सेकेंड पॉइंट, स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। ठीक है, कोई भी पेन ले लो, कुछ भी बुक ले लो और अपने क्लास में जो आपकी कॉपी है या कोई भी एक पेपर है उसके ऊपर ये पेन रखो, उसके एक आउटलाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, बुक रखो, उसकी आउटलाइन ड्रॉ कर दो। अब क्या करना है? थर्ड पॉइंट, डू ऑल दीज हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या इन सब की अलग अलग शेप है? हाँ बिल्कुल, पेन की अलग शेप है, बुक की अलग शेप है, इनका वॉल्यूम भी अलग है, अलग अलग स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं और इनकी बाउंड्रीज भी अलग हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट हैपन्स इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड। अगर आप इसे हैमर करेंगे मीन्स हथौड़े से जोर जोर से पीटेंगे या पुल करेंगे, ऊपर से नीचे गिरा देंगे, तो इन्हें क्या होगा? आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। क्या ये आपस में मिल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये अलग अलग ही रहेंगे। आप पेन को तोड़ोगे तो वो टूट के टुकड़ों में टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बुक के साथ जाके मिक्स होकर कुछ नई चीज़ बना देगा। ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस दैम। क्या तुम सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो उसको? नहीं दबा सकते। आप सॉलिड को कुछ भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको तोड़ सकते हो जोर से छोटे पार्टिकल्स में, लेकिन फिर भी वो सॉलिड ही रहेगा, ना वो लिक्विड बनने वाला है ना वो गैस बनने वाला है। Now all the above examples of the solids, ये सारे सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। We can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries and a fixed volume। यहाँ पर अंडरलाइन कर लो, that is have negligible compressibility। तो जो सॉलिड है, ये पहली प्रॉपर्टी आ गई। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? उनका डेफिनेट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम, ये अंडरलाइन कर लो। दूसरा नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, वो कंप्रेस नहीं हो सकते। सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। तो वो अपनी शेप भी बरकरार रखते हैं, चाहे आप कितना भी उसको बाहर से तोड़ो, टूट जाएंगे लेकिन उनकी शेप तो वही रहेगी ना। पेन का ऊपर का ढक्कन है वो ऐसा सिलेंडर शेप का, तो सिलेंडर ही रहेगा ना। ठीक है ना, तो मतलब उसकी शेप रहती है। आप बिल्कुल ही पीटने लग जाओगे तो बात अलग है। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज दर शेप, सो दे आर रिजिड। तो सॉलिड की शेप नहीं आप चेंज कर सकते, है ना। ऐसा नहीं कि आपने लिक्विड को तो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाला, ग्लास में डाला तो ग्लास जैसा दिख रहा है, प्लेट में डाला तो प्लेट जैसा दिख रहा है। सॉलिड ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि सॉलिड रिजिड होता है। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स मिल गए। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग, व्हाट अबाउट रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। अब रबर बैंड की क्या है भैया, रबर बैंड तो सॉलिड है, लेकिन जब आप उसे स्ट्रेच करते हैं तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। वो अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस बता रहे हैं, है ना। फिर नेक्स्ट क्या आया, बी, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दे टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड। अब देखो शुगर है, अब आपने उसको कंटेनर में रखा, डब्बे में रखा, डब्बे जैसी दिख रही, कटोरी में दिखा, कटोरी जैसी दिख रही, तो क्या ये सॉलिड नहीं है। व्हाट अबाउट द स्पॉन्ज, इज इट सॉलिड, येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई। ऑल द, अब देखो ये भी सब सॉलिड है, स्पॉन्ज है उसको भी आप कंप्रेस करते हो लेकिन वो कंप्रेस हो जाती है। अभी हम मैम आपने बताया कि जो सॉलिड है वो तो कंप्रेस ही नहीं हो पाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है ना। अब जो शुगर और सॉल्ट है वो भी अपना शेप चेंज कर रहे हैं, तो ये सब क्या है। सो ऑल द अबव आर सॉलिड एज, अब ये सारी की सारी चीज़ें सॉलिड हैं। आप ये नहीं बोलोगे कि इनका कंटेनर चेंज हो गया, इनकी शेप चेंज हो गई तो ये क्या हो गई, इनकी शेप नहीं चेंज हो रही है। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो जब किसी डब्बे में जा रहे हैं तो वो डब्बे की शेप ले रहे हैं, लेकिन शुगर का पार्टिकल तो वैसे ही रहेगा ना। देखो, अ रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन द सेम शेप व्हेन यू विल लीव इट। ठीक है ना, when the force is removed। तो if the excessive force is applied it breaks। अब रबर बैंड जो है वो स्ट्रेच कब हो रहा है, जब आप उसके ऊपर ताकत लगा रहे हो, अदरवाइज तो वो ऐसे ही पड़ा है ना, सेम शेप है ना उसकी। द शेप ऑफ ईच ऑफ द इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट ऑन द प्लेट और द जार। अब ये सब सॉलिड क्यों है, शुगर सॉल्ट सॉलिड क्यों है, क्यों, क्योंकि जो उनके क्रिस्टल्स है ना बेटा, उसकी शेप चेंज नहीं हो रही है, राइट। तो वो शेप फिक्स्ड है, तो वो भी रिजिड है।
थर्ड क्या है आपका, स्पॉन्ज का हमने एग्जांपल लिया। स्पॉन्ज हैज़ अ माइन्यूट होल्स। स्पॉन्ज क्या होती है, सॉलिड है वो, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके अंदर एयर भरी हुई होती है। तो जब आप उसको प्रेस करते हो एयर बाहर आ जाती है और हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं। इसीलिए ये सब तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं, ये रीजंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये सॉलिड है लेकिन ये इस तरीके से अपनी शेप चेंज कर रहे हैं या कंटेनर की शेप ले रहे हैं, क्यों? तब आप इसमें से यही वाले आंसर्स दे देंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आया आपका द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट क्या होती है? लिक्विड स्टेट में सबसे पहले तो बेटा जो इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन है वो कम है सॉलिड से, तो वो फ्लो करते हैं। शेप ऑफ द, उनकी जो शेप होती है वो शेप ऑफ कंटेनर की तरह होती है। नाउ कलेक्ट द फॉलोइंग, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, जितने भी लिक्विड चीज़ें हैं वो सब ले आओ। सेकेंड पॉइंट, कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, पुट अ 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लैब। मेजरिंग सिलेंडर ले लो अपनी लैब से, उस पर 50 ml का मार्क कर दो। व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लो। अब अगर ये लिक्विड जो है ये पानी गिर जाता है नीचे तो क्या होगा, फ्लो कर जाएंगे, पानी फैल जाएगा जहाँ तक वो जा सकता है। मेजर 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers of 1 by 1. Does the volume remain the same? बिल्कुल। जो अब आपने 50 ml अगर कोई भी लिक्विड लिया, पानी, जूस, वाटर, कुछ भी लिया, अब जब आप उसको दूसरे कंटेनर में डालोगे ना तो वो 50 ml ही रहेगा, वॉल्यूम उसका चेंज नहीं होने वाला। ठीक। तो डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन सेम? नहीं, शेप जो है वो सेम नहीं रहेगी। शेप जैसा कंटेनर होगा लिक्विड का वो वैसी ले लेगी। तो यहाँ से आपको क्या प्रॉपर्टी पता चलती है लिक्विड्स की, कि लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। व्हेन you pour the liquid from one container to another, does it flow easily? Yes, liquids flow easily because liquids के अंदर interparticle attraction solid से कम होता है। We observe that liquids have no fixed shape but have a fixed volume. They take up the shape of the container in which they are kept. Liquid flow and change their shape, so they are not rigid but can be called fluid. तो ये पूरा पैराग्राफ आप अंडरलाइन कर लोगे क्योंकि इसके अंदर लिक्विड की सारी प्रॉपर्टीज आ गई। Now refer to activities 1.4 and 1.5 where we saw that solid and liquids can diffuse into liquids. The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for survival of the aquatic animals and the plants. तो अब क्या है, हमने देखा लिक्विड एंड सॉलिड जो हैं वो डिफ्यूज कर जाते हैं। जो सॉलिड और लिक्विड है वो लिक्विड्स में डिफ्यूज कर जाते हैं ना। आपकी जो आपने शुगर ली थी वो पानी में डिफ्यूज़ करके मिल गई। अब जो ऑक्सीजन है, गैसेस, वो भी लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़ कर जाती हैं। जैसे ऑक्सीजन है वो पानी में डिजॉल्व हो जाती है। तभी तो जो आपके समुद्र के जीव हैं उनको ऑक्सीजन मिलती है, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना सांस लेने के लिए, तो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। All the living creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. ये इंपॉर्टेंट लाइन है। वो कैसे, पानी बाहर तो नहीं आते ना, वो बाहर आएंगे ऑक्सीजन लेने के लिए तो मर जाएंगे, लेकिन पानी में ही ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाती है, वहीं से वो यूज़ करते हैं। Thus we may conclude that solid, liquid and gases can diffuse into liquid. The rate of diffusion, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क कर दो कि जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है दे डिफ्यूज इनटू लिक्विड, वो सब लिक्विड के अंदर डिफ्यूज कर जाते हैं, मिक्स कर जाते हैं। ठीक है। नाउ जो रेट है डिफ्यूजन का लिक्विड्स का हायर है दैन ऑफ सॉलिड। डेफिनेटली लिक्विड्स में इंटरपार्टिकल फोर्स कम होती है तो वो फटाफट मिक्स हो जाते हैं। ओके, तो सॉलिड में थोड़ा थोड़ा टाइम लगाते हैं। This is due to the fact that the liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to the particle of the solid state. तो ये रीज़न आ गया आपका। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये भी अंडरलाइन कर लो, that why liquid diffuse faster than the solid. क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो अट्रैक्शन है पार्टिकल्स में वो कम है, जो स्पेस है वो ज़्यादा है और वो अच्छे से मिक्स कर जाते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट द गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में क्या होता है, जो गैसेस होती हैं वो आपके एयर में डिजॉल्व रहती हैं। सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है हमारी, नाइट्रोजन, ठीक है 78%, और 21% हमारी फिर ऑक्सीजन है, और उसके बाद बाकी सारी गैसेस आती हैं। Now have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloon from a single cylinder of gas? आपने देखा होगा एक छोटा सा सिलेंडर होता है उसके पास और वो इतने सारे बलून फुलाता है। क्यों? कौन सी प्रॉपर्टी है गैस की यहाँ पे, कि गैसेज जो है वो आप कंप्रेस कर सकते हैं। एक छोटे से सिलेंडर में बहुत सारी गैस आ सकती है जिसकी वजह से वो बलून जो है फूल जाते हैं। Inquired from how many balloons is he able to fill from one cylinder? Ask him which gas is he having in the cylinder. तो उसके सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, हीलियम गैस होती है। क्यों? क्योंकि वो जो होती है लाइटर इन वेट होती है और वो आसानी से बलून्स को ऊपर की तरफ उड़ा देती है।
यहीं पर जो हाइड्रोजन होती है वो भी लाइट इन वेट होती है, लेकिन दैट इज़ वेरी इन्फ्लेमेबल, तो उसकी वजह से आग लगने का डर रहता है, इसलिए वो वाली हम बलून्स में यूज़ नहीं करते, क्योंकि बच्चों को उनसे खेलना रहता है। तो अभी हम करेंगे एक एक्टिविटी। टेक 300 ml syringes and close their nozzle by rubber cocks as shown in the figure। 3 आप सिरिंजेस ले लो, वो जो इंजेक्शन होता है ना वो, उसके आगे से नीडल हटा दो और उसका जो ऊपर का ये देखो कवर है यहाँ पे, ये इसके ऊपर एक रबर कॉक लगा दो, और ये इसकी पिस्टन है। पिस्टन क्या होती है, जिससे आप खींचते हैं ना, देखो इसको पीछे की तरफ खींचोगे तो इसके अंदर लिक्विड भर जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये पिस्टन होती है, ये जो है ये वाली ये पूरी पिस्टन है, ठीक। और ये आप इसको पीछे की तरफ करेंगे तो यहाँ पे लिक्विड भर जाता है, जैसे इंजेक्शन होता है आपका पिचकारी देखिए ना वैसी। नाउ रिमूव द पिस्टन ऑफ ऑल द सिरिंजेस, सारी सिरिंजेस में से पिस्टन हटा दो। लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड, फिल द वाटर इन द सेकेंड सिरिंज एंड पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड। अब आपको क्या करना है, एक सिरिंज के अंदर तो वाटर ले लेना है, ठीक है, एक के अंदर चॉक ले लेनी है और तीसरी को ऐसे ही छोड़ देना है। Insert the piston back into the syringes. You may apply some Vaseline to the piston before inserting them into the syringe for the smooth movement। अब वो कह रहे हैं एक में आपने क्या भर दिया बेटा, एक में आपने पानी भरा, ठीक है, सेकंड इन द सेकंड एंड द पीसेस ऑफ चॉक, एक में चॉक के पीस भर दिए। अब आपने उसको पिस्टन के ऊपर जो वैसलीन लगा दो ताकि आप अच्छे से उसको मूव कर सको। अब जिसके अंदर आपने पानी भरा है, राइट, वो तो आराम से अंदर की तरफ आ जाएगी ना, पानी तो इजीली थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा और आप आसानी से उसको वो कर पाएंगे। लेकिन जिसमें चॉक है, जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो तो नहीं हो पाएगा, कंप्रेस नहीं हो पाएगा, टूट जाएगा। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। अब आपने वैसे भी उसके आगे जो है कॉक लगा रखी है, बंद कर रखा है उसको, और अब आप उसको पुश करके कंप्रेस करने की कोशिश करो। We have observed that the gases are highly compressible as compared to solid and liquid। बिल्कुल सही बात है, गैसेस सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं, सॉलिड और लिक्विड कम होते हैं। लिक्विड फिर भी थोड़ा कंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन सॉलिड बिल्कुल भी नहीं होते। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, The liquefied petroleum gas cylinder that we get in our home for cooking for oxygen supply to the hospital in the cylinder is compressed gas। अब जो भी आपके घर में गैस सिलेंडर आता है कुकिंग के लिए, वो सारी कंप्रेस्ड गैस ही तो है ना बेटा, है ना, उसका नाम में भी कंप्रेस आ जाता है। फिर जो सीएनजी के सिलेंडर होते हैं उसमें भी कंप्रेस्ड गैस होती है। जो आपके ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं जो हम हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी कंप्रेस्ड गैस होती है। बेसिकली कहने का मतलब है जो गैसेज हैं आप उन्हें कंप्रेस करके सिलेंडर्स में पैक कर सकते हो। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सबकी फुल फॉर्म आनी चाहिए आपकी, एलपीजी की, सीएनजी की। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। अब इस प्रॉपर्टी की वजह से ना गैसेस को आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि वो कंप्रेस हो जाती है और छोटे से सिलेंडर में बहुत सारी गैस आ जाती है। We come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils। बिल्कुल अभी आपको बताया था खाने की स्मेल दूर तक आ जाती है। How does this smell reach us? कभी सोचा ये स्मेल हम तक आई कैसे? This particle of the aroma of the food mixed with the particle of the air spread from the kitchen reach us and even farther away। The smell of the cooked food reaches us in second। तो cooked food की जो स्मेल है वो हमारे पास सेकेंड्स में आ जाती है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स। अब देखो ये डिफ्यूजन सॉलिड और लिक्विड में होता है ऐसा नहीं, सॉलिड और लिक्विड में बहुत टाइम लग जाता है। गैसेज जो होती हैं इजीली डिफ्यूज़ करती हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी आ गई आपकी गैसेज की, वो इजीली डिफ्यूज़ कर जाती हैं, ये भी आप मार्क कर दो। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल मूव्स अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। तो गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स हाई स्पीड पे मूव करते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। The pressure exerted by the gas is because of its force exerted by gas particle per unit area on the walls of container। तो जो गैसेस प्रेशर लगाती है ना वो भी इस वजह से लगाती है क्योंकि गैस के पार्टिकल्स, अब आपने उनको, गैस को क्या आदत है पूरे खुले में रहने की, आपने उसको छोटे से उसमें कंटेनर में बंद कर दिया, राइट।
तो इसलिए वो प्रेशर के साथ उसके अंदर रहती हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ को एक साथ कंप्रेस करके उसमें दबा के रखा हुआ है। अब देखो ये आपका आया सॉलिड, इसके अंदर इन्होंने स्टेट्स ऑफ मैटर दिखाए हैं, ठीक है, किस तरीके से जो पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट है। ये जो सॉलिड है इसके अंदर इंटर पार्टिकल आप देख रहे हो जो कितना टाइटली पैक्ड है, सारे के सारे पार्टिकल जो ब्लैक कलर के, और स्पेस बहुत कम है, तो ये इधर उधर जा ही नहीं सकते, चाह के भी मूवमेंट नहीं कर सकते, तो ये अपनी प्लेस पे वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड में आप देखो यहाँ पे लिक्विड के अंदर जो ब्लैक पार्टिकल्स हैं उनके अंदर स्पेस आपको नज़र आ रही है, तो जो लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स फ्लो कर जाते हैं। अभी गैसेस में देखो इसके अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स जो है वो बहुत कम है और स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो गैसेस तो पूरे अच्छे से मूव करते हैं, ठीक है। सो A, B and C show the magnified schematic pictures of the three states of matter. The motion of the particle can be seen and compared in these states of matter. हो गया। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। इसके आंसर्स मैं आपको लास्ट में ना दे दूंगी, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। फिलहाल हम इनको सिर्फ समझाएंगे आपको। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। तो अब आपको ये चीज़ें दी हुई हैं, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है सबसे पहले कम वाली लिखनी है और उसके बाद ज़्यादा वाली। तो देखो सबसे कम डेंसिटी बेटा एयर की है, ठीक है। एयर कितनी लाइट होती है, तो एयर की डेंसिटी कम है। उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, उसके अंदर स्मोक वगैरह आ जाती है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, पॉल्यूशन आता है, इसलिए उसकी डेंसिटी एयर से ज़्यादा हो गई। फिर आई आपकी कॉटन। कॉटन डेंस होती है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म आ गई। फिर वाटर आ गया, वाटर कॉटन से ज़्यादा डेंस होता है। फिर हनी, चॉक एंड आयरन। आयरन जो है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब ये क्यों ऐसा है? क्योंकि जो गैसेस है ना उसकी लीस्ट डेंसिटी होती है, ठीक है, सबसे कम डेंस होती है, उनके अंदर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन 0 होता है और स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो लेस डेंस होती हैं। नेक्स्ट आपका आता है कॉटन। वो बल्कि लगती है लेकिन उसके अंदर एयर स्पेस होती है, इसलिए उसकी कम डेंसिटी है। फिर लिक्विड। लिक्विड जैसे वाटर हो गया, हनी। हनी तो वाटर से भी ज़्यादा डेंस होता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा डेंस है। फिर सॉलिड। अब क्योंकि इनके अंदर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, स्पेस बहुत कम है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा डेंस है। अब सेकंड क्वेश्चन आया आपका, टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको डिफरेंसेस बताने हैं। तो डिफरेंस आप कैसे बता सकते हैं? उसकी शेप में। शेप जो होती है सॉलिड की फिक्स्ड होती है, लिक्विड की फिक्स नहीं होती, गैस की भी फिक्स नहीं। फिर वॉल्यूम, सॉलिड का फिक्स्ड, लिक्विड का फिक्स्ड, लेकिन गैसेस का कोई भी वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल, आप उसे कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड को थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं और गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे हाई होती है। फिर रिजिडिटी, सॉलिड सबसे ज़्यादा रिजिड होते हैं, लिक्विड नॉट रिजिड और गैसेस भी रिजिड नहीं होती। फिर फ्लूइडिटी, फ्लो करने की कैपेसिटी, सॉलिड में बिल्कुल नहीं होती और लिक्विड में होती है और गैसेस तो बहुत इजीली फ्लो कर जाती हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बी पार्ट इसका क्या है, ये वाला बी पार्ट। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। तो इनके ऊपर आपको बेसिकली बताना है डिफरेंसेस। तो रिजिडिटी जो है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड रिजिड होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है? गैसेस की। फ्लूइडिटी, गैसेस और लिक्विड दोनों ही फ्लो करते हैं। फिर फिलिंग कंटेनर, सिर्फ गैसेस को ही आप फिल कर सकते हो, ठीक है, लिक्विड्स को पार्शली फिल कर सकते हो कंटेनर्स में। फिर शेप, सॉलिड जो है उनकी फिक्स शेप होती है, दूसरों की नहीं होती बिल्कुल। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा गैसेस में होती है, उसके ही जो पार्टिकल्स हैं सबसे ज़्यादा मूव करते हैं। लोवेस्ट इन सॉलिड, सॉलिड में सबसे कम होती है। फिर डेंसिटी, डेंसिटी सबसे ज़्यादा सॉलिड डेंस होते हैं और गैसेस में डेंसिटी सबसे कम होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आया आपका थर्ड क्वेश्चन, गिव रीजंस। ए क्या है? अ गैस फिल कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। तो गैस जो होती है किसी भी वेसल में आप उसको रखते हैं तो वो उसको पूरा फिल कर लेती है। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं हर डायरेक्शन में और उनके अंदर लार्ज स्पेसेस होती हैं, इसलिए जो भी जगह देते हो आप उसमें वो पूरी तरह से फैल जाते हैं। बी, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो जो गैस होते हैं उनका कंटिन्यूस कोलिजन होता है, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में भी टकराते हैं और जिस कंटेनर में वो होते हैं उसकी वॉल से भी टकराते हैं, इसलिए वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। फिर थर्ड आया आपका, वुडन
टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। अब वुडन टेबल को आप सॉलिड ही बोलेंगे, क्यों? क्योंकि उसकी फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है और वो रिजिड है, आप उसे कंप्रेस नहीं कर सकते। Now D पार्ट आया, we can easily move our hand in the air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert। बिल्कुल सही बात है, आप एयर में तो अपना हाथ घुमा सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी सॉलिड को काटना चाहें तो आप हाथ से नहीं तोड़ सकते उसको, राइट, अनलेस एंड अनटिल आप ताइक्वांडो या फिर कराटे एक्सपर्ट हो। तो एयर पार्टिकल के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, वीक फोर्सेस होती हैं, इसलिए आप एयर में अपना हाथ अच्छे से घुमा देते हो। वहीं जो वुड पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं और उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स है, इसलिए आप ही का हाथ टूटेगा अगर आप ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे। फोर्थ आया, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड। बिल्कुल सही बात है, लिक्विड्स की सॉलिड से कम डेंसिटी होती है, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। अब वो कह रहा है कि आइस कैसे फिर फ्लोट करती है वाटर पे, लिक्विड की डेंसिटी आप कह रहे हैं कि कम है, आइस तो सॉलिड है ना, तो वो क्यों फ्लोट कर रही है? क्यों? क्योंकि इट हैज़ लोअर डेंसिटी देन वाटर। आइस सॉलिड चाहे है लेकिन उसकी डेंसिटी जो है पानी से कम है। आइस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं बेटा कि वो स्पेस इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है, फ्लैट होती है आइस और उसके अंदर स्पेस ज़्यादा होती है और इसलिए वो आपका पानी से लेस डेंस होती है और वो पानी में फ्लोट करती है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट करेंगे, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। देखो, वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन डैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। वाटर जो है 3 स्टेट्स में है, सबको पता है। आइस में है एज अ सॉलिड, लिक्विड जो हम रोज़ पानी पीते हैं जैसे वाटर, एंड गैसेस में वाटर वेपर की फॉर्म में है। वट हैपन इन साइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। तो अब जब ये स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से गैस हो रहा है, तो क्या चीज़ चेंज हो रही है? वट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट्स? हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस? वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन, इजंट इट। अच्छा, होता क्या है जब सॉलिड होती है आपका कोई भी चीज़, अब आपने उस सॉलिड को लाके, जैसे आइस है, आपने उसको बाहर निकाला फ्रिज से और आपने उसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया, तो अब उसका टेम्परेचर क्या हुआ बेटा? वो इंक्रीज़ कर गया। टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया तो जो उसके अंदर पार्टिकल्स हैं उन्होंने फटाफट मूव करना शुरू कर दिया तेज़ी से, तो वो जो है आपकी आइस, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं ना उसमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, फोर्स वीक हो गई और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब आप अगर इसको फर्दर हीट करते हैं गैस के ऊपर, तो गैस के ऊपर क्या होगा? उसको और मोशन मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से इंटर पार्टिकल फोर्स जो है, अट्रैक्शन और कम हो जाएगा और वो वेपर बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें चेंजेस होते हैं जब कोई भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर जाता है। ना इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है मैटर पे। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लैब थर्मामीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस। ठीक है, अब आप एक बीकर ले लो, उसके अंदर आइस डाल लो 150 ग्राम और उसके अंदर एक डाल दो थर्मामीटर, ताकि आपको टेम्परेचर पता चलता रहे कि आपकी आइस का कितना है। अब आपने देखो ये पूरा सेटअप कर लिया, ये स्टैंड लगाया है और ये यहाँ पे बीकर जो है उसके नीचे आपने एक बर्नर भी लगा दिया है, इसके अंदर रख दी आइस, यहाँ पे रख दिया ये आपका थर्मामीटर और यहाँ पे ये स्टर करने के लिए, उसको हिलाने के लिए। चलो अब देखते हैं आगे क्या करना है हमें। नाउ ऊपर क्या लिखा है इसमें, हाँ, इन फिगर एज इन फिगर 1.6, तो 1.6 में जैसे अरेंजमेंट किया वो आपने कर दिया। कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, और बी में क्या हो रहा है? कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। इसके अंदर पहले जो आइस थी, यहाँ देखो आइस, ये पहले बर्न हुई तो ये वाटर में चेंज होगी और उसके बाद जब उसको फर्दर बर्न करेंगे, वो आग जलाएंगे तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन द लो फ्लेम। अब आप बीकर को हीट करना शुरू करो लो फ्लेम पे। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग, टेम्परेचर नोट करो जब आइस मेल्ट होने लगे। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर, अब वो वाला टेम्परेचर चेक करो जब सारी की सारी आइस जो पानी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, पहले आपने आइस ली थी, उसको गर्म किया, तो अब पहले आपने आइस का टेम्परेचर ले लिया, उसके बाद जब वो पानी बन गया तो उस पानी का टेम्परेचर लो। नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। Now put a glass rod in the beaker and heat while stirring the water starts boiling. अब स्टर करते रहो स्टरर से और उसको फर्दर पानी को हीट करो और वो वाटर वेपर में चेंज होना शुरू कर जाएगा।
कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपोराइज्ड। अब जो पानी है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा और उसके वेपर बननी शुरू होगी। अब इस टाइम पे आपको उसका टेम्परेचर जो है चेक करते रहना है थर्मामीटर से। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। अब जो आपने ऑब्जर्व किया, जितना टेम्परेचर वहाँ पे हुआ जब वो लिक्विड से गैस बन रहा था, वो टेम्परेचर आपने नोट कर लिया। अब ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। वही मैंने आपको बताया था अभी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। अब क्योंकि उनके अंदर मोशन आ गया, ताकत आ गई, तो वो ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करने लग गए। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। अब जो हीट आपने दी उसको, हीट से उस एनर्जी आ गई ना, उसकी वजह से जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन थे वो कम हो गई। द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। अब वो ज़्यादा जो है इधर उधर घूमने लग गए। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो एक ऐसी स्टेज आती है जब सॉलिड जो है वो मेल्ट करने लगता है और लिक्विड बन जाता है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ये मेल्टिंग पॉइंट की आपकी डेफिनेशन है, इसे आप अंडरलाइन कर दो। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जब आपका कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंडर। The melting point of solid is an indication of the strength of force of attraction between its particle. तो melting point क्या है? वो इंडिकेशन है कि अब जो फोर्स है अट्रैक्शन की वो कम हो रही है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी अंडरलाइन करो। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज फ्यूजन। ये फ्यूजन की डेफिनेशन आ गई, ठीक है। तो आपको मेल्टिंग पॉइंट पता लग गया आइस का कितना है, इतने पॉइंट पे आइस जो है मेल्ट कर जाती है। और जो प्रोसेस है मेल्टिंग का, मतलब जब आप सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाते हैं, इसको फ्यूजन भी बोलते हैं, ठीक है। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट इट टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। अब वो क्या कह रहे हैं, जब सॉलिड मेल्ट करता है ना बेटा, जब वो सॉलिड मेल्ट हो रही है, जब वो आइस मेल्ट हो रही है पानी के अंदर, उसका टेम्परेचर सेम रहता है जब तक वो पूरी की पूरी मेल्ट नहीं हो जाती, ठीक है। उसका टेम्परेचर सेम रहता है, तो वो हीट एनर्जी कहाँ चली गई? अगर उसको हीट मिल रही है तो टेम्परेचर में बदलाव होना चाहिए था। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग इज रीच्ड टिल ऑल द आइस मेल्ट। तब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं कर जाती ना, तब तक टेम्परेचर आपका चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो उस टाइम आइस का टेम्परेचर है, वही आपको मिलेगा। दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, वी विल कंटिन्यू टू सप्लाई द हीट, दिस हीट गेट्स यूज्ड अप। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो हीट है ना बेटा, जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको, वो सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, इसलिए टेम्परेचर पे उसका कोई फ़र्क नहीं हो रहा है। वो हीट का इस्तेमाल उसको उस प्रोसीजर में ही लग रहा है, ठीक है। तो जब वो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उसका टेम्परेचर चेंज होना शुरू होगा। तो वो कर क्या रहा है अभी तक? हीट जो उसको मिल रही है, इट इज़ बाय ओवरकमिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो वो जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच में, उसको ओवरकम करने के लिए वो हीट एनर्जी यूज़ हो रही है। As the heat energy absorbed by the ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as the latent heat. तो अब जो हीट है वो ऐसा तो है नहीं कि गायब हो गई है, तो वो बीकर के अंदर ना, तो उस हीट को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट का क्या मतलब हो गया कि अभी तक वो जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो केवल उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है उसे तोड़ने के लिए। तो वंस पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा, वो हीट जो है लेटेंट हीट की तरह उसमें रहेगी। द वर्ड लेटेंट हीट मीन्स हिडन, मीन्स छुपी हुई। The amount of the heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. ये बहुत important है। What is latent heat of fusion? मतलब यहाँ पे latent heat को उन्होंने 1 kg of solid से किया है, तो आप 1 kg भी मेंशन करेंगे। मतलब
उतनी हीट एनर्जी जो कि 1 किलो आइस को लिक्विड पे कन्वर्ट करने के लिए उस सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसके मेल्टिंग पॉइंट पे इस्तेमाल की जाती है, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। सो द पार्टिकल इन द वाटर एट 0 डिग्री हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द पार्टिकल इन द आइस एट द सेम टेम्परेचर। लेकिन अभी क्या है, जो अभी आइस जो थी उसके अंदर तो सॉलिड फॉर्म थी, उसके अंदर तो जो पार्टिकल्स उसके अंदर हीट एनर्जी उस टाइम पे कम है, ठीक। लेकिन जैसे आपने उसको हीट प्रोवाइड करी और जब वो जो है पानी में कन्वर्ट हुआ, मेल्ट हो गया, तो उसकी पार्टिकल्स के अंदर जो है आपके एनर्जी ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, और कंपेयर टू द आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। When we supply heat energy to water, the particles start moving even faster. जब आपने हीट एनर्जी दी पानी को, अब उसके पार्टिकल दोबारा मूव करने लग गए। At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction to each other. अब एक टाइम ऐसा आएगा जब पार्टिकल्स एकदम फ्री हो जाएंगे क्योंकि ज़्यादा हीट उनको प्रोवाइड हो गई है। At this temperature, the liquid starts changing into gas. और इस टेम्परेचर पे जो लिक्विड आपका गैस पे चेंज होना शुरू हो जाता है। तो द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये भी आप मार्क कर लेंगे तीनों लाइन्स। ये बॉइलिंग पॉइंट की आपकी डेफिनेशन हो गई। मतलब जब लिक्विड जो है वो बॉईल करना शुरू हो जाता है और आपका गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये टर्म ज़रूर लिख देना। Now boiling is a bulk phenomena. Particle from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state. तो अब जो आपका लिक्विड में दोबारा आपने हीट दी, उसके पार्टिकल्स में एनर्जी आ गई, वो मूव करने लग गए और वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो। देखो, अगर आप केल्विन को अगर आप सेल्सियस को केल्विन में बदलना चाहते हो ना, तो फॉर्मूला होता है बेटा केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक है। तो इससे आप सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हो। नाउ कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अब लेटेंट हीट वो कह रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, क्या वो सेम है जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है? देखो, अब इसको देखते हैं। जो पार्टिकल्स हैं इन द स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 K that is 100 degrees Celsius have more energy than water at the same temperature. This is because the particle in the steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. तो जैसे उसके अंदर जब हमने मेल्टिंग हो रही थी हमारी, उसके अंदर उसका टेम्परेचर सेम था जब तक आपका आइस जो है पूरा का पूरा लिक्विड नहीं कन्वर्ट हो गया, तब तक उसका जो टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस ही था। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस की जो आइस है और जो 0 डिग्री सेल्सियस की आपका पानी हुआ, उसके काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस था, ठीक है। उसको हम वहाँ पे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो अब वो कह रहा है जब तक पानी जो है बॉयल होकर वेपर बन रहा है, तब भी उसका टेम्परेचर सेम रहेगा, क्योंकि उसके अंदर भी जो लेटेंट हीट है वो हिडन हीट रहेगी। उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। क्योंकि स्टीम जो है वो भी एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है और वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की फॉर्म में उस हीट को रखेगी अपने पास। ना देखो, सॉलिड स्टेट है, ये सॉलिड है, इसको आपने हीट किया तो लिक्विड बन गया, और फर्दर हीट किया तो गैसियस स्टेट बन गया। गैसियस को आपने कूल किया, ठंडा किया तो फिर से लिक्विड बन गया, जिसे हम कंडेंसेशन भी बोलते हैं ना। और फिर लिक्विड स्टेट को कूल किया तो फिर से सॉलिड बन गया, जिसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के चेंज होने से स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज हो जाता है। We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. ये बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ लिया। जो हीट प्रोवाइड करते हैं तो उससे जो है वो चेंज होते रहते हैं स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा, यहाँ पे देख लो, आपको नीचे कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं। केल्विन जो है वो है बेटा स्टैंडर्ड यूनिट जो है टेम्परेचर की। 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 273.15 K, ये आप लर्न कर लो। फॉर कन्वीनियंस वी टेक 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 K आफ्टर राउंडिंग ऑफ द डेसिमल, ठीक है, ताकि आपको लर्न करने में कोई दिक्कत ना हो। 0.15 इतनी कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, इसलिए उसको राउंड ऑफ कर दिया। टू चेंज द टेम्परेचर टू केल्विन स्केल,
टू द सेल्सियस स्केल यू हैव टू सब्सट्रैक्ट 273 फ्रॉम द गिवन टेम्परेचर, है ना। अब देखो अगर आपको सेल्सियस जो है, ठीक है ना, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप प्लस कर देना। अगर आपको केल्विन से सेल्सियस की तरफ जाना है तो इधर सब जब जाएगा तो माइनस कर देना 273, तो आपको आंसर मिल जाएगा आपका, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन हो जाएगा आपका इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वहाँ पे क्या पढ़ रहे थे हम, हाँ, बट देयर आर सम चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। अच्छा, कुछ कंडीशंस होती हैं उसमें सॉलिड से सीधा गैसियस में बन जाता है। अब ये पता है किस में होता है बेटा, ये होता है कैम्फर में। आपके घर में कपूर रखा होगा आपने पूजा के स्थान पे, तो कपूर को कभी जलाना, जैसे आप कपूर को जलाओगे ना, वो सीधा आग पकड़ लेता है और सीधा वेपर बन जाता है, वो लिक्विड स्टेट में नहीं कन्वर्ट होता, ठीक है। इसको हम आगे से पढ़ते हैं। टेक सम कैम्फर, वही कैम्फर क्या होता है, कपूर, क्रश इट एंड पुट इट इन द चाइना डिश। अब कैम्फर को लो, उसको क्रश कर दो और चाइना डिश में डाल दो। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश, एक उसके ऊपर फनल लगा दो, कुप्पी लगा दो। पुट द कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल एज शोन इन फिगर। तो पहले हम फिगर देख लेते हैं क्या इन्होंने एक्सपेरिमेंट का बनाया है। ये देखो इन्होंने यहाँ पे ये चाइना डिश ले ली, उसके अंदर कैम्फर डाल दिया, कपूर डाल दिया, और इसके ऊपर ये उल्टा करके इन्होंने फनल लगा दिया, और फनल के ऊपर यहाँ पे इन्होंने कॉटन डाल दी ताकि कुछ भी बाहर नहीं जाए, ओके। और यहाँ पे सॉलिड कैम्फर है और नीचे लगा दिया बर्नर। तो इसमें क्या होगा बेटा, जैसे ही कोई भी चीज़ सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस में कन्वर्ट हो जाती है ना, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। लर्न कर लेना है, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। अच्छा, अब एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व। अब उसे हीट करो कैम्फर को। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। तो जब आप उसे हीट करेंगे तो वो डायरेक्टली गैस फॉर्म में बन जाएगी, कोई लिक्विड नहीं बनेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन कर दो। एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डेपोजिशन। तो ये दो टर्म्स शायद आपने 8th क्लास में नहीं पढ़ी थी, इसको अब पढ़ लो, सब्लिमेशन एंड डेपोजिशन। सब्लिमेशन तो क्या हो गया, सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अब गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेपोजिशन, ठीक है। नाउ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो अभी हमने टेम्परेचर किया, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है स्टेट ऑफ मैटर पे। अब हम करेंगे प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है स्टेट ऑफ मैटर पे। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर is due to the difference in their distances between the constituent particle. What happen when we start putting pressure and compress a gas? अब वो कह रहे हैं कि अभी हमने देख लिया जितने भी चेंजेस आए हैं वो इंटर पार्टिकल फोर्स की वजह से आए। कितना अट्रैक्शन, सॉलिड में अट्रैक्शन ज़्यादा है, लिक्विड में कम है, गैसेस में बिल्कुल नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम प्रेशर लगाएंगे और कंप्रेस करना शुरू कर देंगे तो क्या चेंजेस इसके अंदर आएंगे। आओ इसको एक एक्टिविटी से हम सीखेंगे, ठीक है ना। विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर। वो कह रहे हैं आपने गैस को एक सिलेंडर में भर दिया तो क्या उसके पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। तो क्या अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं या उसको कम कर रहे हैं तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगी क्या उससे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। आओ देखते हैं। ये इन्होंने क्या किया बेटा, ये सिलेंडर लिया है, ठीक है, ये उसके अंदर पिस्टन है जिससे वो ऊपर नीचे से कर सकते हैं। ये तीनों इन्होंने सिलेंडर लिए। बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। तो प्रेशर, यहाँ पे इनके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं इस पिस्टन की हेल्प से। ये पहला वाला है, इसकी पिस्टन ऊपर ही है मतलब कम प्रेशर लग रहा है। तो दूसरे की पिस्टन जो थोड़ी सी नीचे आ गई तो ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, और तीसरे की पिस्टन जो है उसको उन्होंने पूरा का पूरा कंप्रेस कर दिया तो इसके ऊपर प्रेशर और भी ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। सो अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। अब टेम्परेचर भी साथ में रिड्यूस करना है, खाली प्रेशर चेंज करने से नहीं हो पाएगा। सो अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। तो गैसेस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती हैं अगर आप उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चेंज करेंगे। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड CO2 जानते हो बेटा,
It is stored under high pressure. Solid CO2 get converted directly into the gaseous state on decrease of the pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. तो अब ये डेपोजिशन का आपको एग्जाम्पल मिल गया. डेपोजिशन का एग्जाम्पल कोई पूछेगा तो आप क्या दोगे? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का. हमें हमेशा से पता था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो गैसियस फॉर्म में होती है, बट यहाँ पर क्या है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अंडर हाई प्रेशर स्टोर करके रखा जाता है, बहुत हाई प्रेशर होता है. ठीक है, तो वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है अगर उसका प्रेशर आपने डिक्रीज कर दिया. और कितना प्रेशर डिक्रीज करना है उसका? 1 एटमॉस्फेयर है. वो कोई भी लिक्विड स्टेट में नहीं आती. दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस. इसी को हम ड्राई आइस कहते हैं. आजकल आपने देखा होगा मेले वगैरह में जाते हो तो लोग ना ड्राई आइस आपको मॉकटेल्स में डाल के देते हैं. ऑल्दो ये थोड़ी डेंजरस होती है हेल्थ के लिए, नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उसमें से स्मोक सी निकलती है. जैसे ही वो आपके ग्लास में डालते हैं ना तो आपके ग्लास में एक धुआं सा निकलता है, तो वो ड्राई आइस की वजह से ही होता है. और आप सोचते हो कि कुछ तो मैजिक हो रहा है यहाँ पर, है ना, और आपको वो ड्रिंक पीने का मन करता है, वो मॉकटेल पीने का मन करता है. तो वो धुआं जो है क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो डायरेक्टली जो सॉलिड अंडर प्रेशर उसमें रखा है ड्राई आइस को सॉलिड फॉर्म में, वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो रही है. Thus, we can say that pressure and temperature determine the state of a substance, whether it is solid, liquid or gas. तो ये दो चीज़ें हैं, प्रेशर और टेम्परेचर, ये डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी चीज़ सॉलिड होगी, लिक्विड होगी या फिर आपकी गैस होगी. अब ये जो छोटा सा आपको ये दिख रहा है ना डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. ठीक है, इसी में ही पूरा ज़िंदगी का सार छुपा है आपका. कैसे? ये देखो, ये सॉलिड है. ठीक है, सॉलिड जो है उसका अपने फ्यूजन हुआ, राइट, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. मीन्स मेल्टिंग हुआ तो वो लिक्विड में हो गया, फिर वेपोराइजेशन हुआ तो वो गैस में कन्वर्ट हो गया, और गैस से फिर वो अगर डायरेक्ट सॉलिड बन रहा है तो उसे डिपोजिशन बोलते हैं. ठीक है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन रहा है. तो नेक्स्ट क्या प्रोसेस है? उल्टा प्रोसेस हो रहा है. उल्टा प्रोसेस क्या हो रहा है? सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस में बन रहा है वो, उस प्रोसेस को आप सब्लिमेशन बोलेंगे. गैस से अगर लिक्विड में बन रहा है, जो आपकी बारिश आती है, उसे कंडेंसेशन बोलते हैं. फिर लिक्विड से अगर सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, दोबारा से सॉलिड में बन रहा है, तो इसको हम फ्रीजिंग भी बोलते हैं, है ना. जब आपका पानी आइस में बन जाता है आप उसको फ्रीजिंग बोलते हैं. तो ये हो गया आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. याद रखना, एग्जाम में अगर आएगा इंटर कन्वर्जन तो ये डायग्राम आप ज़रूर बनाकर आएंगे. अच्छा, ये नीचे आपका लिखा हुआ है ना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत. जो यूनिट ऑफ प्रेशर होती है ना उसको बेटा पास्कल्स बोलते हैं. ठीक है, यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल एंड 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल. ये आपको लर्न करना है. द प्रेशर ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है? आपको पता है, हमारे जो चारों तरफ एयर है वो हम पे कंटिन्यूस एक प्रेशर बना के रखती है. वो अलग बात है, हमारी बॉडी भी अंदर से एक प्रेशर क्रिएट करती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी बैलेंस मेंटेन करती है. अदरवाइज एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत हाई होता है कि वो हमें क्रश कर दे. चलो, अब हमारे पास ये क्वेश्चन आंसर्स हैं. ये क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे और वही पहले की तरह आंसर्स आपको जो है बैक साइड पे मिल जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल. अब हमें इसे सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है. आपको पता है सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम इसको, आप इसमें से 273.15 माइनस कर देंगे. ठीक है, तो 300 के दिया हुआ इसमें आपको केल्विन में, इसको सेल्सियस में करना है, तो इसको आप 300 में से 273 माइनस करेंगे, 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा. दूसरा है 573 के. 573 के में क्या करेंगे, सेम माइनस कर देंगे 273, तो आपका आंसर आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर. वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होती है एट 250 डिग्री सेल्सियस. अब देखो 250 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी होता है ना बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता है कि पानी बॉयल करने लगता है, तो 100 से जब ज़्यादा हो जाएगा, वो 250 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो वेपर बन जाएगा, गैसियस स्टेट में आ जाएगा. बिकॉज इट इज़ अबव द बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है ना, तो उससे ऊपर है, तो ऑब्वियसली वो वेपर बन जाएगा. बी आपका है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड भी रहेगा और गैस भी, क्योंकि हमने देखा था कि बॉइलिंग पे जब वो बॉइलिंग टेम्परेचर चल रहा होता है तो वो लिक्विड से लिक्विड ही फॉर्म में होता है, और जब तक पूरा पानी नहीं वेपर में बन जाता है तब तक उसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है. तो इस एट बॉइलिंग पॉइंट वाटर एंड स्टीम एग्जिस्ट टुगेदर, उस पर वाटर और स्टीम एक साथ होती हैं. क्वेश्चन 3 क्या आपका, फॉर एनी सब्सटेंस
वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो किसी भी सब्सटेंस के लिए टेम्परेचर कॉन्स्टेंट क्यों होता है? जब आपने देखा था, जब वो सॉलिड से, आइस से लिक्विड में जा रहा था, तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, जब तक पूरा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो गया था वो, है ना। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्यों? बिकॉज जो हीट सप्लाई करी है, इट इज़ यूज टू ब्रेक द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो हीट हमने दी है वो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के काम आती है, और वो लेटेंट हीट की तरह उसके अंदर रहती है, ठीक है। तो उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता हमारा। फोर्थ क्या आपका क्वेश्चन? सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो आप एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई कैसे कर सकते हो बेटा? एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर अगर आप इंक्रीज कर दोगे एंड आप उसका टेम्परेचर चेंज कर दोगे, उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे, तो आप जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको स्टोर कर सकते हो ड्राई आइस की फॉर्म में, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है टॉपिक इवेपोरेशन। इवेपोरेशन सबको पता है क्या होता है? इवेपोरेशन होता है जब भी आपका जो लिक्विड है वो आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसे इवेपोरेशन कहते हैं। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? कैन यू कोट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक प्लेस विदाउट लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? अब वो कह रहे हैं कि हमें पता है इवेपोरेशन होने के लिए टेम्परेचर का चेंज होना ज़रूरी है, बिल्कुल। लिक्विड को आप और हीट करेंगे तभी इवेपोरेशन होगा, लेकिन क्या ऐसी कोई एग्जाम्पल है कि जहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है लेकिन वो लिक्विड पे कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। आपको पता है जब आप वाटर को अनकवर्ड छोड़ देते हैं तो वो स्लोली स्लोली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वेट क्लोथ्स ड्राई अप, जो आपके गीले कपड़े हैं वो ड्राई हो जाते हैं। व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द अबव टू एग्जाम्पल? तो इन दोनों केसेस में पानी को क्या हुआ? वी नो डैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। ये तो बात हमें पता है, जो आपके मैटर है, पार्टिकल्स है उसके, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल सही बात है, काइनेटिक एनर्जी सब में है, सॉलिड्स में कम है, लिक्विड में ज़्यादा और गैसेस में उससे भी ज़्यादा है। In case of liquid, a small fraction of the particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particle and get converted into vapor। तो वो क्या कह रहा है, जो सरफेस जैसे लिक्विड है तो जो उस सबसे ऊपरी सरफेस होती है वहाँ पर जो उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए वो जल्दी ब्रेक हो जाती है और वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। This phenomenon of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। तो यहाँ पे आपको evaporation की definition मिल गई। क्या लिखेंगे आप कि जिसमें liquid जो है वो वेपर में चेंज हो रहा है किसी भी टेम्परेचर पे, ठीक है ना, below its boiling point is called evaporation, ठीक है। वो फिनोमिना जिसके अंदर लिक्विड जो है आपके वेपर में जा रहा है, लेकिन वो जो टेम्परेचर है ना वो बिलो उसके बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर वो बॉइलिंग पॉइंट के बिलो है तब उसके अंदर उस वक्त लेटेंट हीट है, टेम्परेचर उसका सेम है, और वो उस प्रोसेस को आप इवेपोरेशन बोलते हैं। अच्छा, अब कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड विद द एक्टिविटी। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप नियर द विंडो अंडर अ फैन। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर द विंडो अंडर द फैन। अब आपने 5 ml ऑफ पानी लेना है, एक तो टेस्ट ट्यूब में लेना है पहले वाले पानी को, दूसरे को आपको ओपन डिश में लेना है, ठीक है, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। अब टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड द कबर्ड और ऑन अ शेल्फ इन योर क्लास। अब वही एक आप चाइना डिश ले लो, उसके अंदर जो पानी डालोगे ना उसको कबर्ड के अंदर रख दो। एक को तो आपने विंडो के पास रख दिया पंखे के नीचे, एक को आपने रख दिया कबर्ड के अंदर या फिर कोई भी ऐसी बंद जगह पे रख दिया। तो 3 आपने चीज़ें ले ली। आपको क्या लगता है इवेपोरेशन जो है किस में फास्ट होगा बेटा? डेफिनेटली उसमें फास्ट होगा जिसके अंदर आपने ओपन चाइना डिश के अंदर रखा है और उसको पंखे के नीचे रखा है। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब आपने उसको पानी को टेस्ट ट्यूब में जो रखा है उसका सरफेस एरिया कम हो गया तो वहाँ पे पानी इवेपोरेट धीरे धीरे होगा, राइट। लेकिन जो आपने ओपन चाइना डिश ले ली उसके अंदर से पानी जल्दी इवेपोरेट कर जाएगा क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, काइनेटिक एनर्जी मूव ज़्यादा उसमें आएगी और
पानी इवेपोरेट हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, आपने जिसको ओपन चाइना डिश में रखा है लेकिन आपने उसको कबर्ड के अंदर रख दिया, वहाँ पे उसका टेम्परेचर जो है कम है, ठीक है। अब टेम्परेचर का भी इफेक्ट डेफिनेटली पड़ता है, तो उस कम टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे भी इवेपोरेशन कम होगा। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आपको रिकॉर्ड करना है रूम टेम्परेचर। रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। अब आपको देखना है कि कितने दिन या घंटे या कितने टाइम में इवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा है। रिपीट द अबव 3 स्टेप ऑफ एक्टिविटी ऑन रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब यही तीनों चीज़ें आपको रेनी डे में करनी है। अब रेनी डे में क्या होता है बेटा, उसमें उस वक्त हाई ह्यूमिडिटी होती है एयर के अंदर। ह्यूमिडिटी का मतलब वाटर वेपर, जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर उस टाइम में ज़्यादा होती है। अब अगर वाटर वेपर ज़्यादा है ऑलरेडी, तो आपका जो पानी है उसे इवेपोरेट होने में कम लगेगा टाइम, ज़्यादा लगेगा टाइम। अब इस चीज़ को ऐसे समझते हैं, मान लो आपका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, आपने खूब सारा खाना खा रखा है, अब आपको और कोई खाना खिलाएगा तो आप धीरे धीरे खाएंगे क्योंकि आपसे और खाना खाया नहीं जा रहा। उसी तरीके से पानी जो हमारे अराउंड एयर है उसके अंदर अगर वाटर वेपर ज़्यादा होगी तो मतलब उसका पेट ऑलरेडी पानी से भरा हुआ है। अब अगर आप अपनी कोई भी चीज़ उसमें ड्राई करना चाह रहे हैं तो उसको ड्राई करने में, उस पानी को और सोखने में टाइम लगेगा क्योंकि उसका पेट ऑलरेडी भरा है, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे वाटर वेपर हैं, ठीक है ना। इसलिए ह्यूमिड कंडीशंस में चीज़ें देर से सूखती हैं। आई होप आपको अच्छे से आया होगा ये। What do you infer about the effect of temperature, surface area and wind velocity of evaporation? अच्छा, अब यहाँ विंड का क्या काम है कि जब हवा चलती है, अब जब हवा चलती है ना बेटा, तो एयर सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। यहाँ ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर सर्कुलेशन। जब हवा चलती है तो एयर सर्कुलेशन बढ़ जाता है, मतलब अब जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर के अंदर वो चली गई, हवा उसको अपने साथ ले गई, और जो दूसरी हवा आई उसमें थोड़ा कम पानी का, थोड़ा कम वाटर वेपर है और वो जल्दी से फिर आपका वाला पानी जो है कपड़ों से या आपके वेट फ्लोर से सोख लेगी, ठीक है। तो एयर सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से आपकी ड्राइंग फास्ट हो जाती है जब आप उसको किसी फैन के नीचे रखते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद। अब हमें समझ में आ गया कि इवेपोरेशन जो है किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इंक्रीज कैसे होता है, विद इंक्रीज सरफेस एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन डेट ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द इवेपोरेशन डिपेंड। तो आप पहला बताएंगे, व्हेन वी इंक्रीज द सरफेस एरिया इवेपोरेशन इंक्रीजेज। We know that evaporation is a surface phenomena. If the surface area is increased, the rate of evaporation increases. For example, while putting clothes for drying up, we spread them out. जब आप कपड़े सुखाते हैं तो उसको एकदम से बाल्टी के अंदर तो नहीं रख देते ना, आप उसे फैलाते हैं ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए और इवेपोरेशन भी फास्ट हो जाए। दूसरा, इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो भी इवेपोरेशन क्या होता है बेटा, फास्ट हो जाता है। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, more number of particle get enough kinetic energy to go into the vapor state. तो जब टेम्परेचर इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो गए। तीसरा, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। अभी मैंने समझा दिया ह्यूमिडिटी का पूरा कंसेप्ट। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। तो हमारे अराउंड जो एयर है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उतनी ही जो है बूंदे समेट सकती है वाटर वेपर की। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज, ठीक है। तो उससे रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा अगर वाटर वेपर ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। तो आपने देखा होगा जैसे एरिया, जैसे मुंबई है जो कोस्टल एरियाज कहलाते हैं, जो कि सी के पास है, वहाँ हमेशा ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है क्योंकि वहाँ पे सी रहता है। तो वहाँ पे आप कपड़े देखेंगे बहुत देर में सूखते हैं, बहुत दिक्कत होती है वहाँ पे। नो इंक्रीज इन द विंड स्पीड। विंड स्पीड जब इंक्रीज होती है तो क्या होता है, इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। आपने देखा होगा जिस दिन बहुत तेज़ हवा चल रही होती है, आपकी मम्मी बहुत खुश होती हैं, कहती हैं आज तो कपड़े जल्दी सूख गए। तब आप मम्मी को बताना, मम्मी ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब इंक्रीज होती है विंड की स्पीड तो जो पार्टिकल है ना वाटर वेपर के, वो चले जाते हैं विंड के साथ, और वाटर फिर वहाँ की एयर जो है वो ड्राई हो जाती है और वो हमारा पानी आसानी से सोख लेती है, ठीक है। चलो, मेरा तो गला भी थक गया बोल बोल के। अब हम नेक्स्ट करते हैं, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग।
अच्छा, आपने ये बात ऑब्जर्व ज़रूर की होगी, जब आपको बहुत स्वेट हो जाता है, बहुत आपको पसीना आता है ना, उसके बाद जब आपका पसीना सूखता है तो आपको एक ठंडक का एहसास होता है। तो इसका मतलब जब आपका पसीना इवेपोरेट हो गया तो आपको ठंडक ठंडक महसूस हुई। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। ओपन वेसल ले लिया आपने, उसमें से लिक्विड जो है इवेपोरेट हो रहा है, ठीक बात है। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। अब क्योंकि ओपन वेसल है, उसमें से लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है, किसी भी चीज़ को इवेपोरेट हो रहा है तो उसको एनर्जी मिल रही है ना, मतलब कहीं से तो हीट एनर्जी आ रही है उसके अंदर, तभी वो इवेपोरेट हो रहा है। तो वो जो लिक्विड है वो एनर्जी अपनी सराउंडिंग से ले रहा है ना, जो आपका सन में आपने रखा है या कहीं भी है, वहाँ से उसने हीट ले ली। तो वही हीट से वो जो उसकी एनर्जी लूज हो रही है उसी हीट को वो दोबारा एब्जॉर्ब करता है और अपनी एनर्जी को तुरंत रिचार्ज करता है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड। तो अब क्योंकि उसने हीट एनर्जी जो है वो सराउंडिंग से ले ली है ना, उसने एब्जॉर्ब कर ली, अब सराउंडिंग के पास तो हीट एनर्जी कम हो गई ना, तो वहाँ पे ठंडा इफेक्ट आ जाता है। आया समझ में? है तो इजी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो अब देखो इसके कंसेप्ट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपने अर्दन पॉट देखा होगा अपने घर में, जो मिट्टी का मटका रहता है। अब मिट्टी का जो मटका रहता है ना, उसके अंदर जब आप पानी भर देते हैं तो आपको बाहर से मटका ठंडा एहसास देता है। क्यों होता है? क्योंकि जो पानी है वो कंटिन्यूसली जो है वो इवेपोरेट तो हो रहा है ना, मटके के बाहर से मटका आपका ठंडा है, ठीक है, कंटिन्यूसली इवेपोरेशन तो हो रहा है एयर में। जब वो इवेपोरेट हो रहा है तो वो अपनी हीट एनर्जी जो है सराउंडिंग से अब्जॉर्ब करता है, राइट, और उसकी वजह से वहाँ पे उसके अंदर कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। वट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम? कभी देखा है आपने नेल पॉलिश रिमूवर लेना और उसको अपने हथेली पे रख देना, आपको अपनी हाथ पे ना बहुत ठंडक महसूस होगी। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं आप जो है एनर्जी जो है आपके पाम से ले ली है ना, और उसने इवेपोरेट होना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो इवेपोरेट हो रहा है तो जो रिमेनिंग सरफेस है आपके पाम की वो ठंडक महसूस हो रही है आपको, वो आपको ठंडी लगती है। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ or the open ground because the large latent heat of vaporization of water help to cool the hot surface। आपने देखा होगा जब बहुत गर्मी के दिन हो जाते हैं ना, तो आपके पापा छत पे पानी ज़रूर डालते हैं। वो कहेंगे कि छत पे पानी डाल दूंगा ना तो हमको नीचे ठंडक महसूस होगी कमरे के अंदर। क्यों? क्योंकि जब आप छत पे पानी डाल रहे हो तो वहाँ पे जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वो आपका जो पानी डाला उसने एब्जॉर्ब कर लिया और उसकी वजह से वो हॉट सरफेस ठंडी हो जाती है। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन? अभी मैंने आपको अर्दन पॉट का एग्जाम्पल दिया है। चलो नेक्स्ट आया, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? तो हमें समर में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए? देखो कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं ना बेटा, जो उसका मटेरियल होता है वो बहुत ब्रीदेबल होता है, मतलब कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं लाइट वेट होते हैं और उसके अंदर से पसीना बहुत इजीली स्वेट जो है वो इवेपोरेट हो जाता है। दूसरा, कॉटन क्लोथ्स जो है वो हमें ठंडक प्रोवाइड करवाते हैं। अब ड्यूरिंग समर वी प्रेस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप अस कूल। प्रेस्पायर का मतलब स्वेटिंग आना, तो समर्स में आपको पसीना ज़्यादा आता है, सबको पता है। सो वी नो डैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, अच्छा अब जब इवेपोरेट हो रहा है, अब आपको बॉडी में पसीना आया, अब वो इवेपोरेट कैसे होगा? जो आपकी बॉडी की हीट है उसी को इस्तेमाल करेगा ना आपका पसीना, और जब वो उस हीट को इस्तेमाल करेगा और वो इवेपोरेट हो जाएगा, आपकी जो शर्ट है कॉटन क्लॉथ वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, राइट। तो इसके बदले में जो आपकी बॉडी होगी उसको तो कूलिंग इफेक्ट मिलेगा क्योंकि उसकी हीट एनर्जी यूज़ हो गई, स्वेट ने उसको यूज़ कर लिया इवेपोरेशन में प्रोसेस के अंदर, तो आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलता है। सो वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी। हमको पता है इवेपोरेशन में क्या होता है, जो सरफेस होती है सबसे ऊपर वाली, वो जो लिक्विड की जो ऊपर वाली सरफेस है, जैसे स्वेट की ऊपर की सरफेस है, उसके अंदर पार्टिकल्स ने एनर्जी गेन कर ली, ठीक है, फ्रॉम गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स और द बॉडी सरफेस। आपकी बॉडी से लेगी हीट और जो सराउंडिंग में हीट है उससे लेगी, दोनों से लेगी, और वो वेपर में चेंज हो जाएगी। दिस हीट एनर्जी इज इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। तो जो हीट एनर्जी, अब कितनी हीट एनर्जी चाहिए?
उतनी ही चाहिए जितनी आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, उस हीट के इक्वली हीट एनर्जी चाहिए, ठीक है, जो आपके स्वेट को इवेपोरेट कराएगी और आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिल जाएगा। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। तो कॉटन क्योंकि बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है, वो आराम से आपको स्वेट सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, पसीना सोख लेता है और फिर वो इवेपोरेट आपका आराम से हो जाता है। इसलिए हमें गर्मी में कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए ताकि आपका पसीना आसानी से सूख जाए और आपको गर्मी ना लगे, कूलिंग इफेक्ट मिले आपकी बॉडी को। Now, why do we see water droplet on the outer surface of the glass containing ice cold water? अब आपने देखा होगा जब भी आप ठंडा ठंडा पानी डाल के लाते हैं ना ग्लास में, तो कुछ टाइम उसको आप बाहर रखो, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, तो उस ग्लास के बाहर ना वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। अब वो कहाँ से आए वाटर ड्रॉपलेट, बताओ? तो जो कहाँ से आए, वो जो एटमॉस्फेयर है आपका, उस ग्लास के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है, क्योंकि उसमें पानी जो है वो ठंडा पानी है, तो उसके जो आसपास की एयर है, आसपास की वेपर है, वो जब ग्लास के कांटेक्ट में आई, आपको पता है वाटर वेपर जब भी ठंडी होती हैं, कूल डाउन होती हैं, तो वो पानी की ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाती हैं। ऐसा ही होता है ना, यहाँ से पानी इवेपोरेट हुआ, आकाश में गया, ठंडा हुआ, पानी की ड्रॉप बनी, ड्रॉप कलेक्ट हो गई एक साथ, क्लाउड बन गया, रेन आ गई। इसी तरीके से जो आपने ग्लास रखा रूम टेम्परेचर पे, तो वहाँ से जो वाटर वेपर थी उस ग्लास के अराउंड, वो ग्लास के कांटेक्ट में आई और वो कंडेंस हो गई और उसके अंदर से वाटर ड्रॉपलेट बन गई आपकी, ठीक है। सो लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। एक टम्बलर के अंदर आइस कोल्ड वाटर ले लो। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द टम्बलर। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर on coming in contact with the cold glass of water loses energy and get converted into liquid state। अब ये यहाँ पे एक और पॉइंट इन्होंने ऐड कर दिया, क्या, जब वो वाटर आया, जब वो वाटर वेपर जो है एयर के अंदर, जब वो ग्लास के ठंडे सतह से उसने टच किया, तो उसने अपनी एनर्जी लूज़ कर दी, है ना। एनर्जी गेन कब होती है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। यहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया क्योंकि वो वहाँ पे ठंडे में आ गई, तो उसने एनर्जी लूज़ कर दी और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई, इसलिए वो हमें वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में नज़र आ गया, ठीक है। चलो, अब हमारे पास फिर से क्वेश्चन आंसर्स आ गए। बेटा इसके आंसर्स मैं आपको बाद में दे दूँगी, लेकिन तब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, एक्सप्लेन मैं इसको यहीं पर कर रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत महसूस ना हो, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट ज़रा होल्ड करो, जस्ट अ मिनट बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। अच्छा, अब आप कोई कूलर है आपके घर में, वो एकदम हॉट और ड्राई डे जिस दिन होगा ना, एकदम गर्म दिन होगा लेकिन सूखा, है ना, उस दिन वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है। क्यों? क्योंकि हॉट ड्राई डे में क्या होता है, आपकी ह्यूमिडिटी कम होती है, ठीक। अब आपकी ह्यूमिडिटी कम है, मतलब एयर के अंदर वाटर वेपर कम प्रेजेंट है और आपकी बॉडी से पानी जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा, इसीलिए इवेपोरेशन फास्टर होता है और फास्टर इवेपोरेशन होगा तो आपकी बॉडी पे कूलिंग इफेक्ट होगा, इसलिए वो अच्छा आपको लगता है, वाह कूलर तो आज बढ़िया काम कर रहा है, जबकि कूलर तो नॉर्मली काम करता है। क्वेश्चन 2, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट या मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। अब समर के अंदर जब गर्मी का मौसम होता है तो मटके का पानी ठंडा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि ये जो पॉट होता है ना, आपका जो मटका होता है, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। वाटर धीरे धीरे इवेपोरेट होता रहता है इन पोर्स से। इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन का क्या काम है, जब वो हीट एब्जॉर्ब करता है, जब उसने हीट एब्जॉर्ब करी आपकी मटके से तो उसको कूलिंग इफेक्ट दे दिया, इसलिए वहाँ पे पानी जो है ठंडा हो जाता है ना। थर्ड क्वेश्चन, वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन या पेट्रोल या परफ्यूम ऑन इट। तो आपको चाहे अल्कोहल रख लें या फिर आपने अपने वो रख लिया नेल पॉलिश रिमूवर या परफ्यूम डाल दिया, तो ठंडा क्यों लगता है? क्यों? क्योंकि ये सब जो होते हैं वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, ये बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे ही। सो दीज लिक्विड्स इवेपोरेट क्विकली, जल्दी से इवेपोरेट हो गए। उन्होंने हीट ले ली पाम की, जिसकी वजह से आप हीट लूज हुआ और आपका पाम जो है वो ठंडा ठंडा हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रादर देन अ कप। सॉसर मतलब जो कटोरी समझ लो,
कटोरी के अंदर आपने चाय डाली, वो जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि कप में गर्म रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉसर के अंदर टी जो है वो स्प्रेड हो गई, है ना, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो इवेपोरेशन फास्ट हो गया, कूलिंग फटाफट हो गई। नाउ फिफ्थ, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी वियर इन समर? अभी हमने पढ़ा था हमें समर में कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए, क्योंकि कॉटन जो है वो स्वेट को एब्जॉर्ब करता है, इवेपोरेशन फास्ट करता है। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है और हम थोड़े से समरी पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। क्या पढ़ा है? सबसे पहला, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। बिल्कुल सही बात है, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। सेकंड, द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 states, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट पॉइंट, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड। बिल्कुल सही बात है, मैक्सिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मिनिमम इन गैसेस। अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, सबसे कम गैसेस में। नेक्स्ट, द स्पेसेस इन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आर मिनिमम इन केस ऑफ सॉलिड। बिल्कुल सही बात है, सॉलिड के अंदर मूवमेंट जो होती है बिल्कुल ना के बराबर होती है, लिक्विड्स में इंटरमीडिएट होती है, एंड गैसेस के अंदर बेटा बहुत ज़्यादा होती है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मोस्ट ऑर्डर्ड इन केस ऑफ सॉलिड। बिल्कुल अच्छे से आपको दिखेंगे, एकदम ऑर्डर, एकदम डिसिप्लिन्ड, है ना। इन केस ऑफ लिक्विड, लेयर ऑफ पार्टिकल कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर। और लिक्विड में क्या होता है, वो जो पार्टिकल्स है ना वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप या स्लाइड कर सकते हैं, इसीलिए आपका लिक्विड जो है वो फ्लो करता है, क्योंकि उसके अंदर इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा होती है। जबकि गैसेस में क्या है, देयर इज़ नो ऑर्डर, वहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ के बच्चे जो हैं गैसेस के, वो सारे के सारे इधर उधर किसी की बात नहीं सुनते, रैंडमली मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल। बिल्कुल सही बात है, जो स्टेट ऑफ मैटर है वो इंटर कन्वर्टेबल है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से फिर से सॉलिड। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर। तो इन दोनों चीज़ों का उस पर फर्क पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, sublimation is the change of solid state directly into gaseous state without going through the liquid state, जिसका एग्जाम्पल है आपका कैम्फर। ठीक है, सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है वो। डेपोजिशन क्या है बेटा? इट इज़ ये सब ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हाँ, इनको आप लर्न कर लेना। डेपोजिशन इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। डेपोजिशन हो गया गैस से सीधा सॉलिड में, उसमें लिक्विड आती नहीं बीच में। Next point, boiling is a bulk phenomena. Particle from the bulk means whole of the liquid change into vapor state. तो boiling एक bulk phenomena, मतलब सारे के सारे particles जो हैं वो liquid से vapor में change होते हैं। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमिना, बॉइलिंग जो है वो बल्क है। ठीक है ना, सारे के सारे पार्टिकल वो जो है इवेपोरेट हो रहे हैं, लेकिन सारे पार्टिकल जो है ना वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमिना, मतलब जो ऊपर वाली सरफेस है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और वो पहले इवेपोरेट कर जाती है। पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस दे गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड दे चेंज इन टू द वेपर स्टेट। नेक्स्ट, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा सरफेस एरिया है तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर है तेज इवेपोरेशन होगा। ह्यूमिडिटी एंड द विंड स्पीड, ह्यूमिड अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन धीरे होगा, विंड स्पीड ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। अभी हमने सब पढ़ा। चलो, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर लेता है और कूलिंग इफेक्ट देता है। Latent heat of vaporization is the heat energy required to change 1 kg of liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point. इस चीज़ को आप ऐसे के ऐसे ही लर्न करेंगे। कोई आपसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन पूछेगा, आप यही वाली डेफिनेशन बताएंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसको भी पॉइंट टू पॉइंट लर्न करेंगे। सम मेजरेबल क्वांटिटीज़ एंड द यूनिट्स टू रिमेंबर। तो कुछ यहाँ पे यूनिट दिए हैं, जैसे टेम्परेचर है बेटा, उसकी यूनिट क्या होती है? केल्विन। लेंथ का मीटर होती है, मास का किलोग्राम, वेट का न्यूटन। ठीक है, मास और वेट में डिफरेंस तो पता है ना बेटा आपको। मास हो गया, जैसे आप बताते ना कि मेरा, आप बोलते क्या हो, मेरा वेट 50 किलो है, वो 50 किलो वेट नहीं है आपका, वो आपका मास है। वेट क्या होती है बेटा? वेट बेसिकली फोर्स होती है, जो न्यूटन में हम उसको लिखते हैं।
ना वॉल्यूम क्या हो गया क्यूबिक मीटर में, डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, एंड प्रेशर की यूनिट होती है आपकी पास्कल्स PA। ठीक, इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है और मैंने अब पीछे इसके आंसर्स अटैच कर दिए हैं, वो आप देख लेना। ठीक है, इसको पॉज कर करके देख सकते हो इन आंसर्स को, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इन आंसर्स का। कोशिश किया मैंने एक ही पेज पे आ जाए। ठीक, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दूंगी जो NCERT के बैक क्वेश्चन आंसर होते हैं। ठीक है, तो हम 9th क्लास की साइंस एकदम हंसते खेलते मज़े से पढ़ेंगे जैसे हमने 8th में पढ़ाई की थी। और याद रखना बच्चों, यही सारी जो साइंस है ना आपकी NCERT की, अगर किसी बच्चे ने NCERT कर ली तो समझो उसके जितने भी नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, IIT JEE की कर रहा है, सब के सब उनको क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि NCERT हमारा बेस है, सारे क्वेश्चंस हमें इसी से आते हैं। ठीक है, तो चलो इसी के साथ टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्टे अवेयर, बाय बाय। बेटा वीडियो तो फिनिश हो चुकी है, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर्स थे ना जो चैप्टर के बीच में आए थे, तो उनके आंसर्स ही हैं, तो मैंने फास्ट कर दिया है। आपको समझा तो मैंने इनको ऑलरेडी दिया है, अब बस आपको ये नोट डाउन करने अपने कॉपी में, बुक में कर लेना तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सोचा ये सब आपको दे देती हूँ, क्योंकि आपको बोल चुकी हूँ, तो वरना आप बोलोगे कि मैम आपने दिए नहीं। और हाँ बेटा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे और NCERT को बेस बना के आप ज़रूर आगे जाएंगे। चाहे आपको डॉक्टर बनना है, चाहे आपको इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है, सबसे पहले आपका साइंस में बेस बहुत मजबूत होना चाहिए, और बेस जो है वो NCERT से बनता है।